इसमें बेटा आज का जो डिस्कशन हमने रखा है वो आपका ग्रेविटेशन के लिए है कि भाई ग्रेविटेशन के क्या कॉन्सेप्ट आते हैं। और जो ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट है बच्चे वो आपने क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप पढ़ चुके हो तो काफी कुछ डिस्कशंस आपको वहां से कॉपी करके भी मिल जाते हैं, है ना। तो एक मिनट बेटा आप होल्ड करेंगे, मैं स्टार्ट करता हूँ। तो ग्रेविटेशन बच्चे अगर बात की जाए तो सिंपल सा डिस्कशन आता है। अगर जो फर्स्ट डिस्कशन है इसमें जो सबसे पहले बनना चाहिए हमारे लिए वो ये कि भाई कूलम्स लॉ से काफी कुछ सिमिलर है ना। जिसको हम लोग लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अगर बोलें तो कोई भी पार्टिकल अगर आप यूनिवर्स में देखोगे तो वो दूसरे पार्टिकल को जिसके पास अगर मास है तो उसको पुल करता है। तो लेट्स से आपके पास एक बॉडी मास m1 के लिए, एक बॉडी मास m2 के लिए, और इनको आप कोई डिस्टेंस r पे रखते हो। क्लियर। तो नो डाउट इन दोनों बॉडीज के बीच में पुलिंग फोर्स आता है। ये आपके पास m1 आ गया, ये आपके पास m2 फोर्स आ गया। ये दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होंगे, सेम लाइन में एक्ट करेंगे, और इनका मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा बच्चे दो फैक्टर्स पे। एक तो आपका m1 m2 पे प्रोडक्ट पे, और डिस्टेंस के इनवर्सली स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक। नो डाउट जब आप इन वैल्यूज को रखोगे तो आपको कांस्टेंट की वैल्यू मिलती है। तो एम केस में कांस्टेंट की वैल्यू बच्चे आपके पास जी की 6.67 इंटू 10⁻⁻11 आती है। ये क्वांटिटी आपकी डायमेंशनलेस नहीं है। अगर आप यूनिट चेंज करोगे तो आपकी इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये फोर्स आपका GM1m2/r² आता है। क्लियर। सेकेंड बच्चे अगर बात करूं तो आपके पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल था। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सबने बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कॉन्सेप्ट से। अगर मान लो यहाँ पे एक मास m0 है, एक m1 है, एक आपके पास m2 है, और एक आपने m3 लिया है यहाँ पर। क्लियर। तो श्योरली बच्चे m1 जो होगा m0 को अपनी तरफ खींचेगा, ये फोर्स F1 लिख सकते हैं। आपने कहा कि से यहाँ पे m2 m0 को अपनी तरफ खींचेगा, ये फोर्स आप F2 लिख सकते हो। और ये सॉल्व करना आता है आपको, है ना। और ये फोर्स आपने m3 का फोर्स लिखा, ये एक स्ट्रॉन्ग बॉडी थी, मान लेते हैवी बॉडी थी, तो इसने F3 फोर्स दिया। अब आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन m1, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के टाइम से हमने पढ़ा हुआ है कि जो भी इंडिविजुअल फोर्सेस आए हैं आपके, है ना, इंडिविजुअल फोर्सेस कौन कौन से, F1, F2 एंड F3। आप सिंपली बच्चे इनका वेक्टर एडिशन करिए। वेक्टर एडिशन क्लियर है, कुछ मत करिए आप, सिंपली इसका एक डायरेक्शन x और एक डायरेक्शन y मान लीजिए, और जो भी फोर्सेस हैं उनके कंपोनेंट्स करते जाइए। F1 cos थीटा, F1 cos थीटा, F1 sin थीटा, F2 cos थीटा, F2 sin थीटा, और F3। डन। अगर आप इसे लिखें तो ऐसे भी बच सकते हैं, है ना भैया। ये आपके पास F1 आ गया, उसके बाद बच्चे आपने यहाँ पे F2 ड्रॉ किया। क्लियर।
और फिर आपने F3 डन। जब आप इसे इस तरीके से ड्रॉ करेंगे बच्चे, तो क्या आपको रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे मिलेगा? यस, रिजल्टेंट फोर्स कुछ इस तरीके से आ रहा हो। तो सिंपल अगर मैं स्टेटमेंट बोलूं तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अगर देखा जाए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू पार्टिकल इन अ गिवन कॉन्फ़िगरेशन रिमेन्स अनअफेक्टेड। किन्हीं भी दो पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स होगा वो अनअफेक्टेड रहेगा किसी थर्ड पार्टिकल के प्रेजेंस से। थर्ड पार्टिकल है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो अगर मैं इन दो पॉइंट्स पे आपको छोटा सा क्वेश्चन दूं तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था बच्चे। यहाँ पे आपने एक इस तरीके से मास लिया, ये 4 मास आपके पास थे यहाँ पर, ये आपने सिमेट्री मेंटेन करी इससे कैलकुलेशन इजी हो जाए। कैलकुलेशन टफ होंगे तो फिर देखा जाएगा, पर अभी थ्योरी क्लास में हम कैलकुलेशन इजी रखने वाला डिस्कशन लेके चलते हैं। ये सारे मासेस बच्चे आपने सेम लिए एम 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 के। ये जो आपने डायगोनल लिया था ये आगे आपके पास एक ये डायगोनल, ये आपके स्क्वायर के वर्टेक्स पे है बच्चे, ये ए और ए साइड के हो गए। और इससे परपेंडिकुलर आपने बिल्कुल इस प्लेन के परपेंडिकुलर आपने एक मास रखा कितने डिस्टेंस पे? a/√6 पे। क्लियर? अगर a/√6 पे आप एक मास रखते हो, लेट्स से मास आपने बच्चे कितने का मान लिया? m0 का। तो क्या ये जितने भी पार्टिकल्स हैं ये सब पार्टिकल्स अपने अपनी तरफ फोर्स लगा रहे होंगे? यस। आपने सिमेट्री को मेंटेन रखते हुए चले हैं तो जितने भी पार्टिकल होंगे सबके फोर्स सेम ही आएंगे मैग्नीट्यूड में। डन। तो क्या आपको लगता है बच्चे ये वाला m0 को अपनी तरफ खींचेगा? यस सर। लेट्स से मैं इस फोर्स को बच्चे ऐसे लाइट लाइन से अगर शो करूं तो ये फोर्स बच्चे इस तरीके से आ गया। क्लियर? ये फोर्स कितना होगा ये दो चीजों पर डिपेंड करेगा, m0 के प्रोडक्ट पे और डिस्टेंस पे। डिस्टेंस बच्चे अगर आपके पास a/√2 है या d है, क्या आप ये मानते हो बच्चे ये राइट ट्राइंगल है? यस सर। ये प्लेन में लाइन है, ये प्लेन से परपेंडिकुलर लाइन है, ये d आगे दिख रहा है। तो क्या d की वैल्यू निकाल सकते थे? तो d² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? a²/2 प्लस a²/6। इसको लिख सकते हो 3a²/6, 4a²/6 है ना, और 2a²/3। तो d की वैल्यू बच्चे आपके पास आ गई √2a/√3। डन। जरूरत पड़ती है तो, अदरवाइज तो d² ही काम आने वाला है। चलिए बच्चे बताइएगा, ये m0 को इधर खींच रहा होगा, कितने फोर्स से खींच रहा होगा? तो लेट्स से फोर्स F है। F की वैल्यू बताना कितनी होगी? तो G m0 सबको क्लियर है, 2a²/3 आ गया। तो फोर्स कितना आ जाएगा? 3Gm m0/2a²। डन। अब बात आती है कि सर ऐसा दूसरा भी फोर्स लगाएगा? यस सर, इसका फोर्स पे होगा। लेट्स से इसके फोर्स को आपने ऐसे शो कर दिया, ये F आ जाएगा। सर दूसरा जो होगा इसका फोर्स पे आएगा, सर ये F आ जाएगा। तो ये F आ गया आपके पास, ये आपके पास F आ गया। और सिमिलरली एक बैक साइड में, तो टोटल ये 4 F आएंगे। पर मजेदार बात यह है कि अगर हम इस सारे फोर्सेस को रिजॉल्व करोगे तो सब फोर्सेस के लिए कंडीशन क्या होगी? सबका परपेंडिकुलर से एंगल बन रहा होगा, है ना, और सबके जो डाउनवर्ड कंपोनेंट होंगे बच्चे वो ऐड हो जाएंगे। तो क्या मैं इस फोर्स का डाउनवर्ड कंपोनेंट निकाल सकता हूँ? तो F cos थीटा आ गया। और दूसरा जो आएगा वो अलोंग डायगोनल आएगा, तो इसका अलोंग डाउनवर्ड डायरेक्शन कंपोनेंट आ गया F cos थीटा, और अलोंग डायगोनल कंपोनेंट आ गया F sin थीटा। तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स, तो आप सिंपल टर्म से बोल सकते हो 4F cos थीटा। सर F sin थीटा, बेटा F sin थीटा सारे डायगोनल्स के अलोंग आएंगे और ये इक्वल एंड अपोजिट होके कैंसिल होते जाएंगे। तो F sin थीटा तो बाइसेमेट्री कैंसिल हुआ और F cos थीटा बचा। अब आपके पास आंसर बेटा क्लियर है, 4 × 3Gm m0/2a²। और cos थीटा की वैल्यू बच्चे आप सॉल्व कर सकते हो। cos थीटा कितना हो जाएगा बच्चे, आप देखो यहाँ से, तो cos थीटा आपके पास ये कितना आया था? a/√2 है ना, टोटल a√2 होता है ना, तो उसका ये a/√2 आ गया और ये d आ गया। तो cos थीटा की वैल्यू, सॉरी cos थीटा आएगा बच्चे a/√6 डिवाइड बाय d। देखा जाए cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो cos थीटा होगा, आप देखो अच्छे से, a/√6 डिवाइड बाय d। d कितना हो गया बच्चे? √2/3 इंटू ए कैंसिल हो गया बच्चे। तो आपके वैल्यू जो आएगी वो √3 ऊपर चला गया और √2 × √6 वैल्यू बच्चे देखिए क्या बन रही है।
√3 डिवाइड बाई 12 1/4 1/4 का रूट 1/2 cos थीटा 1/2 आ रहा है, तो वैल्यू बच्चे आप प्लेस करेंगे और आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, सिंपल 3gm m0 डिवाइड बाई a स्क्वायर, क्योंकि cos थीटा से 1/2 यहाँ लिखोगे 1/2 to 4 को कैंसिल करेगा, है ना। तो क्योंकि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो, तो उसका डिस्कशन यहाँ पे आप अच्छे से यूज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चे यहाँ पे थर्ड पॉइंट। अब अगर इसमें क्वेश्चंस की बात की जाए तो क्वेश्चन देखो इंटीग्रेशन के ही बन सकते थे, बस इंटीग्रेशन क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा आपको, अगर आपका जैसे मान लो आपको ये एक रिंग दी गई है ना, अब रिंग के सेंटर पे आपसे पूछा m0 रख दिया, ये मास है, में तो फोर्स बताइए, तो अब सिंपली बच्चे यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट लेते जाइएगा और इंटीग्रेट करते जाइए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है बेटा फील्ड का। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड एक रियल कॉन्सेप्ट था, है ना। ठीक है, हमने अपनी हेल्प के लिए बनाया कि Q सामने वाले Q0 को पुश करता है। कैसे? Q कहता है तुम मेरी फील्ड में हो तो मेरी फील्ड तुमसे इंटरेक्ट करेगी। हाँ, तुम अगर नहीं होते वहां पे तो श्योरली वहां फील्ड थी कुछ, अगर Q0 नहीं भी होता तो भी फील्ड थी, और फील्ड की वैल्यू F/Q0 आती थी। ठीक है, ऐसे बच्चे मैं पूछूं कि सर एक बड़ा सा प्लैनेट है, मान लेते हैं अर्थ का, जिसे भाई बोलते हैं कैपलर। अब कैपलर है तो कैपलर के पास में क्या उसकी अपनी कुछ फील्ड होगी? यस सर, उसकी सराउंडिंग में उसकी अपनी फील्ड होगी। ये फील्ड से मैं फील्ड करना चाहता हूँ कि सर फील्ड है या नहीं है, तो आप कुछ मत करिए, एक टेस्ट मास रख दीजिए। जैसे बच्चे टेस्ट मास रखोगे, ये कैपलर अपनी फील्ड की हेल्प से इस m0 को अपनी तरफ खींचेगा, तो क्या वैल्यू होगी फील्ड की? तो आप बोलोगे F डिवाइड बाय m0। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में F/Q0 था, वैसे यहाँ पे F/m0 आता है। आप दो चीजें अच्छे से देखेंगे। पहली बात तो इसकी यूनिट देखिए, इसकी यूनिट बनेगी बच्चे न्यूटन पर केजी या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्लियर। थर्ड, ये बेसिकली ध्यान से देखो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी है। सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बाई चांस दोनों परिभाषाएं एक जैसी होगी। फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट मास फील्ड होता है, और फोर्स डिवाइड बाय मास क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। तो आप इजीली समझ सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी है ये, क्लियर। तो भाई अगर याद हो तो पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती थी? तो KQ/R² आती थी। ऐसे को बच्चे पॉइंट मास की ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी? बस फर्क क्या है कि पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होती थी, पॉइंट मास की ग्रेविटेशनल फील्ड टुवर्ड्स होगी, वैल्यू सिंपल सी GM/R² आएगी, क्लियर। क्योंकि टेक्निकली यहाँ 1 kg की बॉडी रखो और उस पर जो फोर्स है, तो 1 kg की बॉडी में फोर्स तो GM/1/R² ही आएगा ना, है ना। अब आपको क्वेश्चन भी टेस्ट पे दिया गया, थर्ड जो पॉइंट बेटा मैंने फील्ड का दिया, इसमें छोटा सा क्वेश्चन करो कि भाई आपने यहाँ पर कुछ मासेस लिए यहाँ पर, ये आपने ऐसे बनाया बेटा, ये एक्स और वाई के लिए, ये एक्स आ गया, ये वाई आ गया। यहाँ बच्चे आपने 3 मास रखे, क्लियर। तो आपने बेटा पूछा यहाँ मास m है, यहाँ मास m है, यहाँ मास m है, और तीनों किस पे रखे बच्चे? आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे। इक्विलेटरल ट्रायंगल का वर्टेक्स आ गया आपके पास, डन। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड बच्चे आपने कितनी मान ली? a है। तीनों साइड्स आपकी सेम है, और आपसे क्वेश्चन पूछा गया सेंट्रॉइड पे फील्ड बताइए। तो देखिए बच्चे, मैं एक बात बोलूं, ये जो मैं आपको बात बोलता हूँ, इनके नाम रख देता हूँ, M1 है, M2 है, M3 है। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग रिपीट करेंगे। अगर M1 M2 M3 सेम हो जाए किसके इक्वल? M के इक्वल, तो भाई फील्ड कैसी आएगी? तो आपने कहा इक्विलेटरल ट्रायंगल का वर्टेक्स है, ठीक है ना सर, ये वाला जो पार्टिकल होगा वो सेंटर पे फील्ड दे रहा होगा टूवर्ड्स, ये वाला पार्टिकल सेंटर पे फील्ड दे रहा होगा टूवर्ड्स, और ऐसे ये वाला पार्टिकल भी सेंटर पे फील्ड देगा टूवर्ड्स। नो डाउट एक की फील्ड GM/R², दूसरे की GM/R² और तीसरे की भी GM/R² होगी। लेकिन बच्चे अगर मैं नेट फील्ड पूछूं तो नेट फील्ड की वैल्यू बच्चे क्या आएगी? तो बाई सिमेट्री किन्हीं भी दो का सम अगर करोगे तो G cos 60 G cos 60 ऐड हो गए। G cos 60 का अगर 2 टाइम करोगे तो G हुआ,
तो किन्हीं भी दो की फील्ड तीसरे के अपोजिट होगी। देख लीजिए सर, आप इन दो की देखेंगे तीसरे का अपोजिट हो गया, आप इन दो की देखेंगे तीसरे का अपोजिट हो गया, तो नेट फील्ड तो सर सेंटर पे 0 आएगी। पर बच्चे मान लो जरूरी नहीं क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि M1 तो M है और M3 भी M है, पर जो M2 है वो 2M0 है। तो आप कुछ मत करो, यही डायग्राम को एक बार ठंडे दिमाग से सोचो तो क्या होने वाला है, देखिएगा। ठीक भाई, आपने एक मास M रखा तो ये तो G ही देगा, है ना। M3 भी G फील्ड देगा, ये दो एरो तो नहीं चेंज होगा। और ये फील्ड कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर एग्जैक्टली क्योंकि मास डबल हुआ है तो फील्ड भी आ जाएगी। टेक्निकली तुम ध्यान से देखो तो G और 2G में, मेरा कहना है इस G के दो टुकड़े करो तो G आ गए ना, तो इस G के दो टुकड़े करोगे तो G और G बचा, ऐड करोगे तो ये तीन तो बच्चे 0 दे देंगे, है ना। और आपके नेट फील्ड कितनी आ जाएगी, G, जो कि आप GM डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर से निकाल सकते हो। तो ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास बच्चे GM बाय R स्क्वायर होती है, ये मैंने KQ बाय R स्क्वायर से बेटा आपको निकाल के बताया, ये डिस्कशन आया मैंने। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा इसमें, अब ग्रेविटेशन फील्ड बेटा आप कैसे भी निकाल सकते थे। देखो ग्रेविटेशन फील्ड आपके पास है कुछ जैसे रिंग में पढ़ा था आपने, है ना। तो मैं सिमेट्री से बेटा बात बता रहा हूँ, कई फॉर्मूले आप सबको याद रह जाते हैं तो उन्हीं फॉर्मूले को हम यूज कर सकते हैं। जैसे रिंग के केस में याद हो, अगर यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग होती थी तो सेंटर में फील्ड अलोंग सिमेट्री लैम्डा डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आती थी, है ना। आर रेडियस, लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब अगर आपसे कोई पूछे सर मेरे पास ये एक रिंग है और इस रिंग का मास मान लेते हैं m है और सेंटर बताइए ग्रेविटेशनल फील्ड किधर होगी, तो अलोंग सिमेट्री होगी, ऐसे आएगी। अब से इससे इस पे आंसर कैसे लेके आए, तो बच्चे काम करो, इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 हो जाएगा, तो ये 2k लैम्डा बाय आर आया। कितना हुआ, 2k लैम्डा बाय आर। मेरा कहना है कि हमेशा जब आप ग्रेविटेशन फील्ड में चेंज लेके आओगे तो इससे इस पे आओगे, k की जगह क्या आ जाएगा, g, रेडियस तो r है, 2 है, लैम्डा का ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, m by pi r। डन, आंसर सिंपल, 2gm डिवाइड बाय pi r स्क्वायर। क्लियर, सिमेट्री से बात आ गई बच्चे। अगला डिस्कशन बच्चे मैं अगर आपको दूं, मेरे पास एक शेल हो, है ना, तो सबको याद आता है शेल के, अगर मैं पॉजिटिवली चार्ज शेल लेता था, यूनिफॉर्म है, तो सबको पता है अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती थी और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू KQ बाय R स्क्वायर होती थी, जहां पे R डिस्टेंस होता था फ्रॉम सेंटर, आउटर पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड चलते थे। ऐसे बच्चे का मेरे पास कभी शेल आएगा तो शेल के लिए अगर बात की जाए तो क्या बोलेंगे, सर ये शेल है ना, शेल के इनर पॉइंट्स पे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0, और आउटर पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होगी, GM बाय R स्क्वायर। एक माइन्यूट सा बस फर्क है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कैसे फील्ड देता है, अवे, रेडियली आउटवर्ड, और यहाँ पे कोई पॉइंट लोगे तो पॉजिटिव मास किधर फील्ड देगा, रेडियली इनवर्ड। बस इतना फर्क है पॉजिटिव और नेगेटिव में। सर वहां पे पॉजिटिव चार्ज अवे फील्ड देते थे, यहाँ पॉजिटिव मास आपको टुवर्ड्स फील्ड देंगे। ठीक है, अच्छा बच्चे मैं इतनी तो एक्सपेक्टेशन आपसे रख सकता हूँ कि यहाँ का पोटेंशियल का डिस्कशन भी याद होगा आपको। तो यहाँ का पोटेंशियल का डिस्कशन अगर याद हो तो पोटेंशियल इनर पॉइंट पे कितना होता था, KQ बाय कैपिटल R कांस्टेंट होता था, और आउटर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती थी, KQ बाय R स्क्वायर। याद आ रहा है। ऐसे बच्चे पूछो इनर पॉइंट पे यहाँ पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल कितना होगा, तो आंसर ध्यान रखिएगा -GM बाय कैपिटल R, और आउटर पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, तो -GM बाय स्मॉल r। एक चीज ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में तो आप लॉजिक से चलेंगे, अवे और टुवर्ड्स से, लेकिन पोटेंशियल में साइन से चलेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल प्लस होता था, यहाँ पे पॉजिटिव मास का पोटेंशियल माइनस है, तो टेक्निकली पोटेंशियल वाले में k की जगह किससे रिप्लाई करेंगे, रिप्लेस करेंगे -g से। क्लियर, तो आपके वो पोटेंशियल वाले कॉन्सेप्ट भी यहाँ से रिवाइज हो जाते हैं। अगला डिस्कशन आता है बेटा यहाँ पर,
हमने 5th पॉइंट पढ़ा। नेक्स्ट देखें बेटा यहाँ पर। तो ये बच्चे इस चीज को हम लोग रेस्ट्रिक्ट करके बुक है उसको शेल थ्योरम से ही पढ़ाते हैं। वो कहते हैं शेल के अंदर फील्ड 0 और बाहर वही फील्ड होती है, बिल्कुल ऐसे जैसे आपका शेल किसकी तरह हो। फॉर एन आउटसाइड पॉइंट वी कैन से यूनिफॉर्म शेल बिहेव्स लाइक अ मास कंसंट्रेटेड एट इट्स ओन सेंटर। मैं तुम्हें कहानी समझाऊं तो इसकी कहानी ये है, कल को ये सवाल आ जाए कि सर ये है ना, ये शेल है और ये शेल सामने रखे हुए पॉइंट मास पे कितना फोर्स लगाएगा। तो आप बच्चे हमेशा ध्यान रखना, ये इसको देखेगा पॉइंट मास की तरह और ये इसके लिए एक्टिंग करेगा पॉइंट मास की तरह। तो टेक्निकली अगर पूछे कि फोर्स कितना होगा तो आप ऐसे लिखोगे F इक्वल टू होगा m इंटू जी। जी कितना होगा तो आउटर पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू बच्चे r से डिस्टेंस r से मेजर की जाती है। तो टेक्निकली बच्चे ध्यान से देखो तो आंसर तो दिखने में ऐसा लगता है कि आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक बड़ी बॉडी और छोटी बॉडी के लगा दिया, जबकि बताया गया था पॉइंट मास के लिए चलता है। तो बच्चे हमारी गलती नहीं है, ये बिहेवियर ही ऐसा रख रहा है बाहर पॉइंट मास का, है ना। कल को ऐसा सवाल आ जाए कि सर आपके पास एक शेल है और शेल के सामने सर यहाँ पे एक रॉड है, क्लियर। तो बताइए ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। ये रॉड कितने मास की है, कि ये मास कितना है, कैपिटल है। इसके सेंटर की दूरी यहाँ से r1 और इसके सेंटर की दूरी राइट हैंड से r2। बच्चे ध्यान रखना है, इसको तो पता ही नहीं लगना है यहाँ शेल पड़ा है, इसको तो ये लगेगा ना यहाँ पे पॉइंट मास पड़ा है। सोचो ठंडे दिमाग से, ये सोचेगा यहाँ तो सेंटर पे एक पॉइंट मास पड़ा है। और पॉइंट मास वाला डिस्कशन बच्चे हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है, एलिमेंट लेके इंटीग्रेट करोगे तो एफ की वैल्यू जी एम एम डिवाइड बाय एक बार लेफ्ट हैंड से और एक बार राइट हैंड से लिख दो तो फोर्स आ जाएगा। तो ऐसे घबराने की जरूरत नहीं, शेल के बाहर की दुनिया में तो बच्चे वो ऐसे ही रखेगा, है ना। 6 पॉइंट आता है बेटा यहाँ पे, अगर मान लो मेरे पास सॉलिड स्फेयर हो, सॉलिड स्फेयर एक तरीके से हाल है अर्थ का कॉन्सेप्ट आ गया, है ना। अब सॉलिड स्फेयर के दो पॉइंट आएंगे। अगर आपके पास मैं बोलूं यहाँ पे यूनिफॉर्मली चार्ज है, ऐसे पहले चार्ज का पढ़ लो, है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनर पॉइंट की और आउटर पॉइंट की आपने पढ़ी थी। आउटर पॉइंट पे तो कोई लाइफ में टेंशन ही नहीं, के क्यू बाय आर स्क्वायर ही लिखना है। तो इनर पॉइंट पे अगर याद हो तो ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर आती थी। इनर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर और आउटर पॉइंट पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर थी। डन। अगर आपके ये दो पॉइंट थे तो भाई अच्छा साथ साथ ये भी पढ़ लो, इनर पॉइंट पे पोटेंशियल और आउटर पॉइंट पे पोटेंशियल कितना था। तो इनर पॉइंट पे पोटेंशियल कितना था, रो बाय 6 एप्सिलॉन नॉट 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। और आउटर पॉइंट पे पोटेंशियल कितना था भाई साहब, उसमें कुछ सोचने नहीं, के क्यू बार। बाहर की दुनिया में तो उसकी एक्टिंग ही पूरी किसकी तरह चल रही है, पॉइंट मास की तरह। अब अगर मान लो तुम्हारे पास ये बेटा आपने एक स्फेयर लिया और स्फेयर में आपने बोल दिया कि सब पूरे में मास यहाँ पास अच्छे से फील्ड है ना। ठीक है, ये पूरा आपने बच्चे एक पोर्शन लिया और ये मास आपने बेटा फिल कर रखा था अच्छे से इसके इनर पार्ट में से, है ना। अब बच्चे मैं पूछूं यहाँ पे कि जो इसके पॉइंट्स आएंगे, तो यहाँ भी दो पॉइंट आएंगे आउटर और इनर। आउटर पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होगी, आउटर पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, है ना। ये दो पॉइंट तो हम अच्छे से समझ लें। आउटर पॉइंट पे फील्ड कितनी होगी तो जीएम बाय आर स्क्वायर टूवर्ड्स सेंटर, और आउटर पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा तो माइनस जीएम बाय आर। क्लियर। अब बात आती है इनर पॉइंट पे फील्ड कितनी होगी, तो आपने रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट लिखा,
ठीक है ना। तो अब रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट को बच्चे काम करो और थोड़ा सा अच्छे से लिखो। तो रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, इसको 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो 4 पाई बाय 3 इंटू 4 पाई के रो बाय 3, 4 पाई बाय 3 इंटू के रो आर करके आ गया। क्लियर। अब रो भी सबको क्लियर है बच्चे किसका इक्वल होता है। तो आप बोलोगे सर चार्ज डिवाइड बाय 4 पाई आर क्यूब बाय 3। यहाँ से बच्चे कुछ कैंसिल होगा। हाँ से यहाँ से चीजें कैंसिल हो सकती है। 4 पाई बाय 3 कैंसिल, तो आपके वैल्यू होगी के क्यू आर बाय आर क्यूब। अब के क्यूब आर आर बाय क्यूब लिखोगे तो के की जगह कितना आ जाएगा जी, क्यू की जगह क्या आ जाएगा एम, तो जी एम बाय आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। तो इनर पॉइंट बेटा जो ग्रेविटेशनल फील्ड आती है उसकी वैल्यू याद रखेंगे जी एम बाय आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। मैं इसका एक आसान तरीका भी आपको बताऊंगा, पर 1 मिनट के लिए बस याद रखें। और अगर कोई मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड का आपसे ग्राफ पूछा जाए तो ग्रेविटेशनल फील्ड का ग्राफ कैसा होगा। सर सेंटर पे फील्ड 0 होगी, सेंटर से सरफेस तक बढ़ेगी और सरफेस के बाद डिक्रीज करेगी। जब तुम ये बात बोलते हो सेंटर से सरफेस तक बढ़ेगी फिर डिक्रीज करेगी, बात अच्छी लगती है, पर अर्थ के केस में हम लोग नॉर्मली कहाँ रहते हैं, इस जगह। तो सर मैक्सिमम फील्ड कहाँ पे होगी, सरफेस पे। अब हाइट बढ़ेगी तो भी घटेगी और सेंटर में डेप्थ में जाओगे तो भी डिक्रीज करेगी। क्लियर। तो ये बच्चे जी आ गया, डन। ये जी का वेरिएशन है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा यहाँ पे पोटेंशियल की बात अगर की जाए तो पोटेंशियल अगर उन्होंने देखो कैसे लिखा था, रो बाय 6 एप्सिलॉन नॉट इंटू 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ठीक है ना। अब कुछ मत करो, रो की वैल्यू लिखो क्यू 6, रो कितना होता है चार्ज डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो 4 पाई r क्यूब बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। डन। ऐसा देख के बच्चे जहां पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाए उसको के लिख दो, तो ये के क्यू डिवाइड बाय 6 बाय r क्यूब बाय 3 आया तो ये 2r क्यूब आ गया, 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अब आप रेडी हैं रिप्लेस करने के लिए। v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस जी एम डिवाइड बाय 2r क्यूब इंटू 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। क्लियर। तो पोटेंशियल का अगर ग्राफ बेटा पूछा जाएगा तो पोटेंशियल का ग्राफ कैसा होगा। सब पोटेंशियल सरफेस तक तो बेटा आपका क्या होता जाएगा, और नेगेटिव और नेगेटिव, और सेंटर पे क्या होगा आपका, ऐसा आएगा। सरफेस पे पोटेंशियल बच्चे याद रखना कितना आएगा, माइनस जी एम बाय आर। और एक बात और अच्छे से याद रखना, सेंटर पे पोटेंशियल जो सरफेस पे होता है उसका -3/2 टाइम्स आता है, तो -3/2 जी एम बाय आर। क्लियर। तो ये ग्राफ बच्चे किसका आ गया, आपका ग्रेविटेशनल फील्ड का, और ये ग्राफ किसका आ गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। डन। एनी डाउट। तो ये डिस्कशन बच्चे आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का है, फील्ड का है, शेल की बात की। अब बात आती है अगर हम लोग अपने पर्सपेक्टिव को रियल लाइफ में जो कॉन्सेप्ट है उसके अर्थ पे डिस्कशन लेके चले, है ना। अर्थ पे ग्रेविटेशनल फील्ड की बात की जाए तो कैसे निकालेंगे। तो देखो सिंपल सी बात है, अभी थोड़ी देर पहले बात आई, अर्थ के केस में यही सॉलिड स्फीयर वाली फिजिक्स ही चलनी है ना। तो ग्रेविटेशनल फील्ड मैक्सिमम कहाँ पे होगी, सरफेस पे। ये वैल्यू सबको क्लियर है किसके इक्वल होती है, जी एम बाय आर स्क्वायर। और अर्थ पे सॉल्व करो तो वैल्यू बेटा ऑलमोस्ट कांस्टेंट आती है, जी नॉट इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जैसा आता है। क्लियर। ये जी नॉट हो गया। ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड पॉइंट पर अच्छे मैंने थोड़ी देर पहले लिखवाई थी, जी एम बाय आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। तो इसे चुपचाप जी एम बाय आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर बाय आर लिख सकते हो। तो ये वैल्यू हो जाएगी जी नॉट इंटू स्मॉल आर बाय आर। और एक चीज समझो, स्मॉल आर सेंटर से नापा जाता है, पर जब सरफेस से अंदर जाओगे तो एच डेप्थ दिखेगी, है ना। तो जब नीचे जाओगे तो आपको एच डेप्थ दिखनी है, यहाँ पर देखिएगा अच्छे से, ये आ गया एच। तो एच और आर में क्या रिलेशन होगा, साफ साफ दिख रहा है, एच प्लस आर कैपिटल आर होगा। तो जहाँ पे स्मॉल आर आ रहा है वहां पे आर माइनस एच लिखिए, तो आपका आंसर 1 माइनस एच बाय आर आ गया, है ना। तो सारी फिजिक्स देखो तो वहीं पे लौट के आ रहा है, मेन कॉन्सेप्ट तो वही था, जी एम बाय आर क्यूब इंटू स्मॉल आर, वो लिखा ऐसे जा रहा है। डन। तो ग्रेविटेशन फील्ड के लिए क्वेश्चन आपसे अब तो नहीं पूछे जाएंगे, बोर्ड में पूछे जाते थे, पर फिर भी लिख लो।
अगर परसेंटेज चेंज की बात की जाए तो परसेंटेज चेंज अर्थ की सरफेस से रेफरेंस लोगे तो जी नॉट से कम होके जी हो गया होगा इंटू जी नॉट इंटू 100। तो परसेंटेज चेंज जो होता है डेप्थ में जो आता है एच बाय आर इंटू 100 आता है। क्लियर? अगर बच्चे मैं अर्थ की हाइट से कुछ कहीं पहुंच जाऊं, मान लेते मैं एच हाइट पे आ गया, सर एच हाइट पे क्या ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल सकते थे? यस सर, ऑब्वियसली निकाल सकते हो। और ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू बच्चे यहाँ पे मैं साफ साफ लिख दे रहा हूँ, जी नॉट इंटू 1 प्लस जी नॉट डिवाइड बाय 1 प्लस एच बाय आर टू द पावर 2 आती थी, अगर याद करें तो, है ना? आसान सही है। अब अगर इसको ठीक से लिखोगे तो जी नॉट इंटू 1 प्लस एच बाय आर टू द पावर -2 भी लिख सकते हैं। पर होता क्या है बच्चे, एच नॉर्मली आर से बहुत छोटा है। आर 6400 किलोमीटर है। 64 किलोमीटर के सामने 100-200 मीटर किलोमीटर तो बहुत छोटी हाइट हुई ना। तो ये वाली वैल्यू बच्चे 1 के कंपैरिजन में बहुत छोटी हो जाती है। और बायनोमियल कहते हैं अगर 1 के साथ वैल्यू 1 बहुत छोटी हो तो पावर को अंदर ट्रांसफर करेगा, ये वैल्यू 1 माइनस 2h बाय आर आ जाएगी। तो ग्रेविटेशन फील्ड विल बी लाइक जी नॉट इंटू 1 माइनस 2h बाय आर। क्लियर? यहाँ पे परसेंटेज चेंज की अगर बात की जाएगी तो आपका आंसर सिंपल सा 2h बाय आर इंटू 100 होगा। क्लियर? इसमें कोई डाउट तो नहीं? तो मैंने डेप्थ के साथ हाइट के साथ बेटा डिस्कशन दिया आपको। एक नेक्स्ट पॉइंट बेटा इसमें और आता था, 8th पॉइंट, कि सर रोटेशन का क्या इफेक्ट होता है। तो रोटेशन का इफेक्ट बेटा कंसिडर करना है तो आप समझो, दो चीजें बहुत अच्छे से समझो। पहली चीज तो आप किस पोजीशन पे हैं। जिस पोजीशन पे बच्चे आप होते हैं वहां से आपको एक लैटिट्यूड एंगल मिलता है जिसको हम लोग लैम्डा बोलते हैं। ऑब्वियसली ये इक्वेटर वाले पॉइंट्स के लिए 0 डिग्री और जो पोल वाले पॉइंट्स होंगे उनके लिए 90 डिग्री आएगा। अब बच्चे हुआ क्या, यहाँ पे तुमने एक ऑब्जेक्ट रखा, मैं तुमसे एक बात सिंपल से पूछू, अर्थ किधर पुल कर रहा होगा? तो मैं देखो डायग्राम बना देता हूँ। अर्थ का पुल जो होगा टुवर्ड सेंटर होगा, कितना? mg, इनफैक्ट mg नॉट। पर आप एक बात बताओ, ये जो बॉडी आपने ली है ये अर्थ क्या रुकी हुई है? नहीं सर, अर्थ तो टर्न कर रही है ना। अब अर्थ अगर टर्न कर रही है तो ये पार्टिकल भी टर्न कर रहा होगा, नो डाउट कुछ रेडियस होगी उसकी जो हम निकाल सकते हैं। पर क्या उस पर एक और कोई फोर्स आएगा? यस सर, रोटेशन वाली बॉडी पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और आता है। ये बहुत जरा सा है ना, बहुत बड़ा फोर्स नहीं है। पर भाई इससे आपका नुकसान तो हो गया ना। अब आप अगर अर्थ रुकी होती तो ये फोर्स फील करते, अर्थ के चलने की वजह से आपको जो फोर्स फील होगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। तो आप रिजल्टेंट बेटा निकालेंगे अगर, तो ये एम जी नॉट आ गया, एम जी नॉट एम आर ओमेगा स्क्वायर ऐड किया तो ये एम जी प्राइम आ गया। क्लियर? तो बेसिकली जो इफेक्टिव ग्रेविटी आपको फील होती है वो एम जी प्राइम वेक्टर जो है वो एम जी नॉट फील्ड और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वेक्टर सम है। क्लियर? अब इसका डेरिवेशन वगैरह बेटा हम देखना चाहे तो बहुत है अच्छे से, पर अभी हम डेरिवेशन में नहीं जाते हैं। इफेक्टिव ग्रेविटी जो आती है उसकी वैल्यू होती है जी नॉट माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। ओके, इजी सही डेरिवेशन है ऐसे से। क्यों हुआ है ये बात सबको समझ में आती है तो जी की वैल्यू। और अगर आसान तरीके से समझना चाहो तो ऐसे समझ लो कि यार पहले ग्रेविटी अंदर लगती, अब आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का अब आउटवर्ड फोर्स आ जाएगा। मैं यहाँ डायग्राम दिखा देता हूँ। बॉडी थी, सेंटर पे ग्रेविटी लगती, से एक नॉर्मल रिएक्शन आता और एक आपका नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन में एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा आ गया। तो इफेक्टिव ग्रेविटी चेंज होगी, ऐसे याद कर सकते है ना। अच्छा, ये जो सबसे ज्यादा इफेक्ट आता है रोटेशन का कहाँ पे आता है? सब पोल पे देखें, सब पोल पे तो रोटेशन आएगा ही नहीं, लैम्डा की वैल्यू 90 आएगी और जी प्राइम इक्वल टू जी नॉट होगा। सबसे ज्यादा जो इफेक्ट आएगा वो पोल पे आएगा, सॉरी इक्वेटर पे आएगा। वैल्यू जी नॉट माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा, कॉस लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू 0 और कॉस स्क्वायर 0 करके आ गया। अब ये सवाल उल्टा पूछा जाए कि अगर अर्थ रुक जाएगी तो सबसे ज्यादा ग्रेविटी चेंज कहाँ होगी? सब पोल पे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेटर पे आपका
ग्रेविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि ग्रेविटी कम तो इक्वेटर पे हुई थी ना सबसे कम। पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट बेटा हमने आपसे डिस्कस कर लिया है। पोटेंशियल को पूछे, अगर जबरदस्ती को पूछे पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है, तो वही कॉन्सेप्ट है बच्चे। जैसे वहां पे पोटेंशियल क्या पढ़ते थे, एनर्जी ऑफ यूनिट चार्ज, वैसे यहाँ पोटेंशियल क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ यूनिट मास। क्लियर? सर यू कैसे लिखोगे बच्चे, यू तो सिंपल हुआ ना, ध्यान से देखो, एक एम लिखो, एक M2 लिखो, डिस्टेंस आर लिखो, तो इनकी आपस की एनर्जी बच्चे कितनी हो जाएगी, -GM1M2 डिवाइड बाय आर। क्लियर? आपको ये भी याद होगा, इस तरह के क्वेश्चन बेटा हमने किए थे, फिर से ट्राई करके देखिएगा। यहाँ पे आपने इस तरीके से क्यूब बनाया और उस क्यूब के वर्टेक्स पे आपने मासेस रख दिए, एम आ गया, एम आ गया, एम आ गया। ठीक है, तो टोटल बेटा आपने 8 मास रखे हैं। 8 मास से बच्चे पेयर की संख्या अगर निकालें तो हमने पढ़ा हुआ है n इंटू n माइनस 1/2 आता है। क्लियर? तो पेयर कितने होंगे, 8 इंटू 7/2, 28 पेयर्स होंगे। 28 पेयर से बच्चे का पूछो, कुछ पेयर्स ऐसे जो आइडेंटिकल, हाँ सर, ए के गैप वाले बच्चे 4, 8, 9, 10, 11, 12, सब 12 पेयर आएंगे, तो एनर्जी की वैल्यू बच्चे कितनी आ जाएगी यहाँ से, 12 इंटू माइनस GM²/A। फिर 12 पेयर ऐसे बने, 6 डायगोनल है बच्चे, हर डायगोनल पे आपके फेस डायगोनल वाले 2 पेयर बनेंगे, तो आपके 12 पेयर और बनेंगे, लेकिन इस बार डायगोनल की वजह से उनके बीच का गैप A√2 लिखा जाएगा। टोटल 28 पेयर थे सर, 4 बचते हैं हमारे पास, तो 4 बच्चे अगर देखेंगे आप यहाँ पे, तो सर फेस डायगोनल वाले आ जाएंगे ना आपके पास, ये आ गया, ऐसे आ गया, इधर से आ गया, इधर से आ गया, तो आपकी वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, -4GM² डिवाइड बाय A√3। फिर अगर ये सवाल पूछा जाए कि सर एक पार्ट को यहाँ से वहां ले जाएंगे तो वर्क कितना करना पड़ेगा, तो हमेशा ध्यान रखना, अभी आंसर नहीं चेंज होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन हमेशा कितना होगा, -डेल्टा U। और आप अगर कोई पूछे आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, तो मिनिमम वर्क होगा +डेल्टा U। क्लियर? ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन हमेशा -डेल्टा U, एक्सटर्नल फोर्स जो मिनिमम वर्क कर सकता है वो वैल्यू +डेल्टा U हो गई, है ना? तो पोटेंशियल जी का कॉन्सेप्ट बेटा मैंने आपको बताया, यहाँ पे सिंपल पेयर बनाने, जितने पेयर बना लोगे बेटा उतनी बात आपकी बात बनती जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चे यहाँ पर, अगर मैं एनर्जी को अर्थ के रिस्पेक्ट में बात करूं कि सर ये हमारे पास मास m है और मैं यहाँ पे एक m0 मास रखता हूँ, अगर m0 मास बच्चे आप यहाँ पे रखते हैं तो एनर्जी बताइए। तो देखो रियल सेंस में एनर्जी बच्चे कितनी होगी, ऑब्वियसली बाहर ये पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा, -GM/m0 डिवाइड बाय r। पर हम तो सर mgh पढ़ते थे, mgh वाली एनर्जी भी बच्चे आपको दिख सकती है। अगर देखो तो अर्थ की सरफेस से अगर किसी बॉडी को उठा के h हाइट तक ले जाओ, एक बॉडी को पिक किया और उसको आप वहां से कितनी हाइट तक ले गए बच्चे, h हाइट तक ले गए। अगर h हाइट तक ले जाते हो तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, तो आपको भी सर देखो सीधी सी बात है, वर्क डन जो होगा आपकी एनर्जी का चेंज होगा। जब आप सरफेस पे थे तो आपकी एनर्जी -GMM/r थी, जब आप कुछ हाइट पे आ गए तो आपकी एनर्जी -GM डिवाइड बाय r प्लस h हो गई। ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, आपका वर्क डन जो होगा, डेल्टा यू बोला ना, इसको ठीक से लिखोगे तो GMM/r -GMM डिवाइड बाय r प्लस h बनेगा। इसमें से कुछ कॉमन आ जाएगा, यस GMM कॉमन आ गया, और r प्लस h माइनस r लिखोगे तो h डिवाइड बाय r इंटू r प्लस h। और इस वैल्यू को अगर ठीक से देखो तो GMMH r प्लस h। सर ठीक से क्या देखें इसमें, सर एक काम करो, इसमें r एक्स्ट्रा लिख दो, एक लिख सकते हो, यहाँ पे एक r ले आओ, एक r यहाँ पे लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं। ऐसा करने से ये GM/r² जो होगा, ग्रेविटी एट द सरफेस आ गई, तो आपने कितनी मेहनत करी, तो mgh, है ना,
डिवाइड बाय, अब ये जो एक्स्ट्रा आ रहा था इसको नीचे ले आओ तो ये 1+h/r आ गया ना। तो बच्चे याद करो कि भाई तुम्हारे से कोई पूछे h हाइट तक लेके जा रहे हैं तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप mgh बोलते थे, याद आ रहा है? सो ऐसा क्यों होता था? अगर h की वैल्यू r से बहुत छोटी है तो आपका वर्क डन या डेल्टा यू जो आपने एनर्जी बढ़ाई है उसका आंसर mgh ही माना जाएगा। पर अगर एग्जाम में h की वैल्यू बच्चे कंपैरेबल टू r है तो फिर वर्क डन की वैल्यू बच्चे आप mgh डिवाइड बाय 1+h/r लिखेंगे। इस बात को आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा। जैसे अगर मैं सवाल दूं कि h हाइट से बॉल छोड़ते हैं तो जब वो अर्थ को अप्रोच करेगी तो उसकी स्पीड कितनी होगी? ये h नॉर्मल हाइट है, 1 2 3 4 मीटर है, सबको पता है स्पीड √2gh होती है। तो अगर बच्चे में सवाल ऐसा दे दूं कि सर मैं बॉडी को 3600 किलोमीटर की हाइट से रिलीज करता हूँ तो बताइए उसकी स्पीड कितनी होगी? तो तसल्ली से बेटा लिखना, जब आपने रेस्ट से रिलीज किया था तो एनर्जी 0 थी, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियली बिल्कुल तमीज से लिखना -gm डिवाइड बाय r+h। जब तुम सरफेस को अप्रोच करोगे, जब सरफेस को हिट करोगे तो तुम्हारी एनर्जी हो जाएगी -gm डिवाइड बाय r। क्लियर? डन है? तो यहां से अगर देखोगे तो gmm बाय r -gmm डिवाइड बाय r+h आ गया इज इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है, यहाँ से बेटा अगर आप ठीक से लिखोगे तो gmm कॉमन आ गया, r+h माइनस r लिखोगे तो h डिवाइड बाय r इंटू r+h आ गया। क्लियर? m कैंसिल बचे, तो ध्यान से देखो v² की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 2gmh डिवाइड बाय r स्क्वायर इंटू r डिवाइड बाय r+h। बड़ा प्यारा आंसर आता है। ध्यान से देखना बेटा, gm बाय r स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चे? बोलिए। g0। तो आंसर आ गया 2g0h डिवाइड बाय 1+h/r। तो तुम्हारे आंसर्स बेटा चेंज हो रहे हैं ना। नॉर्मल केस में आंसर कितना था? √2gh। और बहुत ज्यादा हाइट से छोड़ोगे तो √2gh डिवाइड बाय 1+h/r आ जाएगा। क्लियर? तो कल को अगर आप r हाइट से बॉल को छोड़ दें तो फिर आपको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। अगर h इक्वल टू r है तो आप ये यूज करेंगे, अगर h बहुत छोटा है तो आपके पास नॉर्मल जो ग्रेविटी थी, तो ग्रेविटी के दो रूप हुए एक तरीके से। एक जो हमारा पुराना चैप्टर था रिटाइल वो सब में, उस समय बच्चे ध्यान से देखिए हमने अज्यूम किया था कि सर ग्रेविटी कांस्टेंट है, यहाँ ग्रेविटी बच्चे वैरी करती है ना? ये क्लियर है बेटा पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट बेटा इसमें एक और ऐड होता है। अगर पूछूं escape स्पीड क्या होती है, तो द मिनिमम स्पीड विद व्हिच अ प्रोजेक्टाइल मस्ट बी थ्रोन। एक प्रोजेक्टाइल को कितनी स्पीड से बेटा थ्रो करें मिनिमम, जिससे वो जिस बॉडी से आपने थ्रो किया है उससे फ्री हो जाए। तो मिनिमम स्पीड टू गेट फ्री फ्रॉम attraction of द बॉडी। अब वो अर्थ हो सकती है, कोई और प्लैनेट भी हो सकता है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता अगर देखा जाए। देखा जाए बेटा escape speed का कॉन्सेप्ट क्या है, आप अच्छे से देखो। मेन कॉन्सेप्ट बच्चे समझा देता हूँ क्या है। अगर आप बॉडी को बच्चे यहाँ से लॉन्च करते हैं तो आप ये कोशिश ये करते हैं बच्चे आप उसको इतनी काइनेटिक एनर्जी दे दें जिससे टोटल एनर्जी की वैल्यू बच्चे 0 या पॉजिटिव हो जाए। नॉन नेगेटिव एनर्जी जो होती है बच्चे
अगर नेगेटिव है टोटल एनर्जी तो ये बाउंड मोशन के लिए होती है। जब तक एनर्जी नेगेटिव रहेगी आप बाउंड है। फ्री करने के लिए टोटल एनर्जी बच्चे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो टोटल एनर्जी हो गई हाफ mv स्क्वायर माइनस जी mm डिवाइड बाय आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सरफेस पे आप लिख सकते थे तो v स्क्वायर की वैल्यू बच्चे किससे बड़ी होनी चाहिए, 2gm बाय आर से बड़ी होनी चाहिए। तो अगर मैं मिनिमम की बात करूंगा तो मिनिमम की वैल्यू बच्चे कितनी आएगी, अंडर रूट 2gm बाय आर। और ये अर्थ के सरफेस पे सॉल्व करोगे तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आती है। अब बात यहाँ खत्म नहीं होती, बहुत सारे पॉइंट्स आपको सोचने पड़ते हैं। एस्केप स्पीड जो है बच्चे वो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल होती है। किसी भी प्रोजेक्टाइल की बात करेंगे उससे फर्क नहीं पड़ता, ये जहां से लॉन्च किया गया वहां से डिसाइड होता है। एस्केप स्पीड इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन होता है, क्योंकि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता है कि किस डायरेक्शन में लॉन्च किया, तुम्हें टोटल एनर्जी को क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है। और अगर बच्चे मेरे से कोई पूछे जेन्युइन फॉर्मूला क्या है एस्केप स्पीड का, तो मेरे हिसाब से बेस्ट फॉर्मूला है, तुम क्या करना चाहते हो, तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी हाफ mv स्क्वायर तुम इतनी स्पीड दो जिससे टोटल एनर्जी बच्चे 0 हो जाए। यही तो है ना एस्केप स्पीड। टोटल एनर्जी सबको पता है बच्चे किसके इक्वल होती है, m इंटू वी। ये m इंटू वी कहाँ से आ गया, जैसे याद करना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एनर्जी q इंटू वी थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। वैसे ग्रेविटेशन में क्या हो जाती है, m इंटू वी। वी पोटेंशियल है, डाउट नहीं रखना, वी हट गया। तो एस्केप स्पीड का आंसर हमेशा से याद रखो माइनस ऑफ रूट 2v हो गया। सही, तो इमेजिनरी नंबर आएगा बच्चे, पोटेंशियल भी तो नेगेटिव आएगा ना। तो हमेशा ध्यान, एस्केप स्पीड किससे डिसाइड होती है, इट इज ओनली डिसाइडेड बाय द पॉइंट फ्रॉम वेयर इट इज प्रोजेक्टेड, जहां से आप प्रोजेक्ट करते हो। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है बेटा? नेक्स्ट बेटा अच्छे से देखिए। अगर मैं आपसे एक सवाल दूं, क्वेश्चन पॉइंट्स कितने हो गए अपने आप पर, 13 पॉइंट था, 14 पॉइंट बेटा देखो, ये आपने अर्थ ले, है ना। सबको पता है बच्चे कि अर्थ के अगर मैं रेडियस r है, मास m है, यहां से एक बॉल को फेंको, बॉल को थ्रो किया, कितनी स्पीड से, अंडर रूट 2gm बाय आर से, तो क्या होगा, तो अंडर रूट 2gm बाय आर से बच्चे बॉल यहाँ चलेगी और अब बॉल कभी वापस नहीं आएगी आपके। ये कोई बात पूछे कैसा होगा, तो बच्चे ज्यादा तो हम लोग को नहीं बोलना चाहिए इसमें। हमेशा ध्यान रखना, अगर आपकी स्पीड एस्केप स्पीड की बात है तो ये आपका ग्राफ बेटा पैराबोलिक आता है। क्लियर? ये बाउंड नहीं होता, अभी खुल नहीं सकता, ये अभी वापस नहीं आने वाली बॉल, है ना, ये कहीं चलती चली जाएगी। ठीक है सर, ठीक है, आपकी बात समझ में। अगर v ग्रेटर देन v होगा तो हमेशा ध्यान रखना, अगर v ग्रेटर देन v होगा तो थोड़ा सा और तेज फेंकोगे तो और ओपन हो जाता है, और उस केस में ग्राफ कैसा होता है बेटा, हाइपरबोलिक आता है। क्लियर? लेकिन अगर मैं इसी में एक क्वेश्चन दूं बच्चे आपको, कि मान लीजिए ये अर्थ थी और अर्थ की सरफेस से मैंने वेलोसिटी कितनी दी, मेरी बात सुनना बच्चे अच्छे से, मैंने वेलोसिटी उसको 1.5 gm बाय आर दी, तो बताओ पाथ कैसा होगा, सर फ्री नहीं होगा। ठीक है ना, पहली बात तो ये सोचो, सब फ्री नहीं होगा इसका मतलब, सब फ्री नहीं होगा इसका मतलब या तो ये एलिप्टिकल होगा, क्योंकि एलिप्स ऐसा होता है ना, बाउंड। क्लियर? या फिर ये सर्कुलर होगा। थोड़ा बहुत ऑर्बिटल स्पीड याद होगी, ऑर्बिटल स्पीड जो होती थी बेटा अंडर रूट जीएम बाय आर होती थी, तो ये उससे भी नहीं है, तो ये फिर क्या होगा, एलिप्टिकल आएगा। एलिप्टिकल आएगा इसका मतलब पाथ कैसा बनाओगे बच्चे, ये यहां से चलेगा और ऐसे टर्न करके वापस आ जाएगा। ये सर्कल बन गया बेटा, एक मिनट से ठीक करता हूँ। अब आ गया एलिप्स, है? तो सर ये जाएगा वापस आएगा, हाँ पक्का वापस आएगा। तो क्या सर इसकी कुछ मैक्सिमम डिस्टेंस भी होगी सेंटर से, तो आप एक बात समझो बच्चे, ये ध्यान से देखो कितनी डिस्टेंस थी, आर थी,
और ये डिस्टेंस कितनी हो गई x। तो क्या हम यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस भी निकाल सकते थे? सब मैक्सिमम डिस्टेंस अगर पूछी जाए तो क्या रिलेशन होगा? तो देखो बच्चे, इस तरह के क्वेश्चन में दो बातें आती हैं, है ना। दो बातें क्या होंगी बेटा, अच्छे से देखोगे, क्योंकि यहाँ से बेटा हम लोग फिर कैपलर्स लॉ की तरफ चल पड़ेंगे। जब आपने बॉल को लॉन्च किया तो हमेशा ध्यान रखना, जब 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 ये बॉल घूमती जाएगी उस पर हमेशा फोर्स किधर एक्ट करेगा? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो इस बात के लिए हमेशा प्रिपेयर रहना कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे अच्छे से लगाएंगे आप। एंगुलर मोमेंटम याद है क्या था? पहले जितना एंगुलर मोमेंटम था और जो बाद की कोई स्टेट है, तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम बच्चे बताओ कितना था? तो बोलोगे mvr। बोलो m इंटू वी इंटू आर। अच्छा, यहाँ वेलोसिटी कितनी होगी? मान लेते v प्राइम, डिस्टेंस कितनी होगी x, तो mv प्राइम x। डन। mm कैंसिल हो गया। v की वैल्यू बच्चे उन्होंने आपको कितनी दी थी? 1.5 gm/r इंटू r इज इक्वल टू v प्राइम इंटू x। डन है? ये क्लियर है? तो अंडर रूट 1.5 gm/r इंटू r इज इक्वल टू v प्राइम x करके बेटा आपका आंसर आया। डन है? अब क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगेगी? यस सर। जब आप वहां पे थे तो आपकी एनर्जी हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर 1.5 gm/r माइनस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस gmm/r। जब तुम दूसरे पॉइंट पे होगे वहां काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ mv प्राइम स्क्वायर, और ये आ जाएगा gmm डिवाइड बाय x। क्लियर? ध्यान से देखो, टोटल एनर्जी तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो? पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए? सर जी नेगेटिव होनी चाहिए। देखिए नेगेटिव आ रही है, 1.5 डिवाइड बाय 2 लिखोगे 3/4 हो जाएगा। 3/4 उसमें से हटाओगे तो माइनस gmm/4r आपकी एनर्जी आएगी। ये एनर्जी बच्चे आपके पास यहाँ पे आती है हाफ mv प्राइम स्क्वायर के साथ, ये gmm/x आ गया। क्लियर? अब आप एक बात बोलोगे सही तो बड़ा लंबा चौड़ा आंसर आ रहा है, कोई बात नहीं बच्चे, थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं तो कैपलर्स लॉ भी यहाँ से हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपने क्या किया बच्चे, यहाँ पे माइनस gmm/r लिखा, इसको माइनस gmm/4r लिखे रहने दीजिए, इसको टच नहीं करते हैं। माइनस gm/x को भी टच नहीं करते हैं बच्चे। हाफ mv स्क्वायर, v प्राइम स्क्वायर सबको क्लियर है किसके इक्वल हो जाएगा? स्क्वायर लिखिएगा तो 1.5, इस वैल्यू को मैं थोड़ा सा जगह दे देता हूँ तो आप अच्छे से लिख पाओ। v प्राइम स्क्वायर कितना होगा? 1.5 gm/r r स्क्वायर बाय x स्क्वायर, है ना। बस सिंपल स्क्वायर किया है मैंने, x को नीचे लाके स्क्वायर करना था। डन। माइनस gm/x। इस पॉइंट पे आके हिम्मत टूट जाती है, रेस्टोरेंट मेरी तो टूट जाती थी। आप थोड़ी सी हिम्मत रखो बच्चे, यहाँ पे बिल्कुल अगले स्टेप में एक लाइन में आंसर आ जाएगा। माइनस gm/4r, 1.5 को शांति से 3/2 लिख दो तो 3/4 gmm डिवाइड बाय r, सॉरी r को ऊपर लिख सकते हैं, चलो r ऐसे लिख रहे हैं, इंटू r स्क्वायर बाय x स्क्वायर माइनस gm/x। अब आप सबको ये बात रियलाइज हो चुकी होगी, करना क्या है कि भाई यार ये जीएमएम तो बिल्कुल ही अच्छी चीज नहीं है, इसको तो उड़ाई दो, है ना। तो आपके पास और माइनस रिलेशन आ जाएगा -1/4 3r स्क्वायर बाय 4x स्क्वायर एंड -1/x है। ये बच्चे -r/x स्क्वायर आएगा। तो अभी भी हिम्मत नहीं पड़ती है, इसके आगे क्या करें फिर? एक काम करो, इसको r से मल्टीप्लाई करो तो -1/4 इज इक्वल टू 3r स्क्वायर बाय 4x स्क्वायर माइनस r/x है। सिंपल r से मल्टीप्लाई किया बच्चे। मैं एक काम करता हूँ, r/x को एक क्वांटिटी p मान लूं तो r/x को क्वांटिटी p लिखोगे तो 3p स्क्वायर बाय 4 माइनस p इक्वल टू -1/4। 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो -1 इक्वल टू 3p स्क्वायर माइनस 4p आ जाएगा, है ना। तो 3p स्क्वायर माइनस 4p माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या बच्चे यहाँ से कुछ अच्छा रिलेशन मिल सकता है? 3p स्क्वायर माइनस 3p प्लस p माइनस 1 इक्वल टू 0 लग रहा है? नहीं नहीं, माइनस p
ये जो रिलेशन आना चाहिए था बच्चे, 3p स्क्वायर माइनस 4p माइनस 1 इक्वल टू 0, सही है ना ये? तो माइनस 3p प्लस p लिखो तो बात बन जाएगी शायद। यहाँ से 3p कॉमन लो बच्चे यहाँ से, तो आपके p माइनस 1 आएगा, है ना? हाँ, और 1 लिखोगे तो p माइनस 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर। तो 3p प्लस 1 इक्वल टू 0 और p माइनस 1 इक्वल टू 0। कहीं कुछ मिस्टेक करिए बच्चे हमने यहाँ पर। चलिए बेटा, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा इसमें क्योंकि अपना शॉर्ट टाइम ही है। ये आप क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे तो इससे आपको p की वैल्यू बच्चा इन टर्म्स ऑफ r एंड x मिल जाएगी। और अगर आपको x मिल गया तो क्या बच्चे आप यहाँ से बाकी चीजें सॉल्व कर सकते थे। तो जब प्लैनेट का मोशन होता है बिल्कुल ऐसे ही चलता है कि आपकी साल में एक बार डिस्टेंस क्या होती है बच्चे, मिनिमम होती है, एक बार डिस्टेंस मैक्सिमम होती है। मिनिमम डिस्टेंस बच्चे याद करना a माइनस ए ई होती है। मैक्सिमम डिस्टेंस जो कि हमारे क्वेश्चन में x आ रही है वो a प्लस ए होगी। तो इस क्वेश्चन में आप इस बॉल के मोशन का एसेंट्रिसिटी भी सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर? ऑर्बिटल वेलोसिटी बच्चे सबको क्लियर है? एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है? अंडर रूट 2 gm/r। ये 14 पॉइंट हुआ, 15 पॉइंट सबको पता है बेटा। सैटेलाइट्स के केस में ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती थी? सो सिंपल, ये आपने प्लैनेट लिया, चारों तरफ आपको एक सैटेलाइट को बेटा एस्टैब्लिश करना है। सबको पता है सैटेलाइट को एस्टैब्लिश करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके ग्रेविटेशनल पुल को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बैलेंस करना है। तो जिस पॉइंट पे आपका ये बैलेंस हो जाएगी, बात बन जाएगी, तो Gm/m/r² mv0² से बैलेंस होना चाहिए। तो v0 की वैल्यू बच्चे कितनी आती है? अंडर रूट gm/r आती है। क्या? यस। नहीं नहीं यश, इट कैन नॉट एस्केप। इफ यू आर लॉन्चिंग इन प्रोजेक्टाइल अपवर्ड डायरेक्शन तब भी एस्केप नहीं करता, क्योंकि ये जो इसकी स्पीड है अंदर √2 होना चाहिए था ना। इट इज लेस देन एस्केप स्पीड। इट कैन नॉट एस्केप एनी हाउ। किसी भी डायरेक्शन में लॉन्च करो, अगर तुम डायरेक्शन इधर लोगे तो शायद ऐसा बन जाए, ऐसे लोगे तो वापस आ जाए, है ना? पर इसका मोशन श्योरली बाउंड होगा। दिस पॉइंट इज क्लियर? ठीक है। तो ऑर्बिटल स्पीड बेटा अंडर रूट gm/r आती है आपके यहाँ पर। और अगर बात करूं बेटे यहाँ पे टाइम पीरियड कितना आएगा, टाइम पीरियड सबको पता है बेटा 2πr/v0 लिखोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो वैल्यू 4π² r²/v0², ये gm/r आएगा और इसको gm/r³ लिखते हो। तो टाइम पीरियड का स्क्वायर 4π² gm × r³ आता है। तो t² इज प्रोपोर्शनल टू r³। तो कई बार ऐसे सवाल आते हैं कि प्लैनेट इस ऑर्बिट में है तो क्या टाइम पीरियड होगा, उस ऑर्बिट में होगा तो क्या टाइम पीरियड होगा। तो उसके लिए आप सॉल्व कर सकते हैं। t² इज प्रोपोर्शनल टू r³। दैट। तो सेकंड इसमें ये भी पॉइंट आता है कि सर एनर्जी ऑफ सैटेलाइट बताइए। तो 16 पॉइंट देखो, सैटेलाइट की एनर्जी का बड़ा अच्छा सा आंसर आता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी। सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², v² होता है gm/r। तो ये वैल्यू आती है gmm/r। पोटेंशियल बच्चे कितनी होगी? -gmm/r। तो ये 2 आ गया। तो अब आप देखो तो अच्छे से, तो -gmm/r के हिसाब से अगर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बच्चे कुछ थी, मान लेते हैं x थी, तो पोटेंशियल कितनी होगी बच्चे? डबल होगी और नेगेटिव होगी, तो -2x आएगी।
और टोटल एनर्जी x माइनस टू एक्स को ऐड करोगे तो -x। ये बिल्कुल सिमिलर डिस्कशन है जो हमारा वहां पे एटम में चलता था। एटम में भी यही कॉन्सेप्ट था, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी का। टोटल एनर्जी नेगेटिव है इसलिए मोशन बाउंड है। डन। अब जब मैं केपलर की बेटा बात करूं तो केपलर्स लॉ में बच्चे उन्होंने डिस्कशन दिया था वो कुछ इस तरीके से था कि सर जो आपका प्लैनेट है ये प्लैनेट की ऑर्बिट है ना। सन कहाँ पर है बच्चे? एक पॉइंट पे है जिसको मैथ्स के लैंग्वेज में फोकस बोलते हैं। क्या दो फोकस होते हैं? यस सर, एक फोकस और पर सन तो एक ही है। जब आप सन के बहुत पास होते हो तो उस पॉइंट को बेटा पेरिलियन बोलते हैं, ठीक है ना। पेरिग्री भी बोलते हैं जब आप सबसे पास होते हो, नियरेस्ट टू द सन। जब सन से सबसे दूर होते हो तो उस पॉइंट को अपेलियन बोलते हैं जब आप फारदेस्ट होते हैं, ठीक है। ये आपके बच्चे मेजर एक्सेस होती है, बड़ी एक्सेस, ये छोटी एक्सेस होती है। नाम सिंपल सा है। अब आपसे कोई पूछे सर सबसे पास यहाँ पे होता है तो यहाँ पे स्पीड क्या होती है बच्चे? इसकी मैक्सिमम होती है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। लेकिन टोटल एनर्जी पोटेंशियल क्या होती है बच्चे? मिनिमम होती है। बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं। जब आप दूर होते हो तो स्पीड आपकी मिनिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी बच्चे मैक्सिमम होती है। क्लियर? और अगर मैं पूछा जाए बेटा कि जो डिस्कशन है आपका यहाँ पर, इसे प्लैनेट कैसे मूव करे, एक फोकस F1 हो गया, एक फोकस F2 हो गया, प्लैनेट कल अपनी जगह चेंज भी करेगा तो बेसिक लॉ जो है बच्चे एलिप्स के लिए वो ये आता है कि P(F1) प्लस P(F2), प्लैनेट की इस फोकस और इस फोकस से डिस्टेंस, फिर प्लैनेट के इस फोकस से इस फोकस से डिस्टेंस, ये वैल्यू आपकी फिक्स रहती है P'(F1), P'(F2). क्लियर? मैंने बेटा फिर इस पर डिस्कशन अगर इसमें चले तो ये आपने बेटा बनाया यहाँ पे, ये एलिप्स आ गया आपके पास। एलिप्स में आप क्या बोलते हो कि सर एक टर्म होता है इसको एसेंट्रिसिटी बोलते हैं। ये जो टर्म हुआ इसको ए बोलते हैं, सेमी मेजर एक्सेस। ये बी हुआ सेमी माइनर एक्सेस। सेंटर से आप थोड़ी डिस्टेंस पे होते हैं ए ई को एसेंट्रिसिटी और ई एलिप्स की 1 से कम आती है। अब आप एक अच्छे से लेना, कल में कोई पूछे साल भर में मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी तो मिनिमम डिस्टेंस होगी बच्चे ए माइनस ए, ठीक है ना। तो मिनिमम डिस्टेंस हो गई A-A। कोई पूछे मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होगी तो आंसर आ जाएगा A+A। एंड इफ यू वांट टू नो द रेशियो ऑफ दिस क्वांटिटीज तो यू विल से R maximum divided by R minimum, that value will be like A+A divided by A-A। A कैंसिल तो आपको क्लियर है मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस का अगर रेशियो क्लियर हो यू कैन फाइंड द एसेंट्रिसिटी। ये रास्ता है अगर एग्जाम में कभी एसेंट्रिसिटी पूछी जाए उसके लिए। क्लियर? तो जो अभी क्वेश्चन बेटा कराया था ना, ये आपकी मिनिमम डिस्टेंस थी, ये मैक्सिमम डिस्टेंस थी। मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस के रेशियो से आप एसेंट्रिसिटी सॉल्व कर सकते थे ना। ये बच्चे आपके पास मैंने पहला जो लॉ था उसकी बात करी। सेकंड जो बच्चे डिस्कशन आता है हमारे पास यहाँ पर, सेकंड जो आपका कैप, इसको हमने कौन सा पॉइंट था, 17 पॉइंट था। 18 पॉइंट बेटा कैपलर्स लॉ में जो एक लॉ आता है बड़ा इंटरेस्टिंग सा है ना। वो कहते हैं कि सर आपका सन है यहाँ पर, सन से प्लैनेट को ज्वाइन करने वाली लाइन जैसे जैसे प्लैनेट अपना चेंज करेगा तो कुछ एरिया स्विप करता है। ये एरिया बच्चे अगर मैं A1 मान लूं और टाइम कितना लगा T1, थोड़ी देर बाद प्लैनेट यहाँ पे आ गया, प्लैनेट यहाँ से यहाँ तक आता है तो ज्वाइन करने वाला एरिया वेक्टर कुछ एरिया स्विप करता है। वो एरिया बच्चे आपने कितना मान लिया? ज्यादा है और टाइम T2 है। तो बोला आप यहाँ पे आ गए और यहाँ से यहाँ आते हैं तो एरिया स्विप करते हैं बच्चे आप A3 और टाइम कितना लेते हैं T3। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन A1 A2 एंड A3। लेकिन एक टर्म डिफाइन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एरियल वेलोसिटी। तो A1/T1 इज इक्वल टू A2/T2 इक्वल टू AT/T3। डन। एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। एरियल वेलोसिटी किस बेस पे आई है बच्चे? हमेशा ध्यान रखना
एरियल वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है, एरियल वेलोसिटी क्या होता है बच्चे, अगर मैं एरियल वेलोसिटी लिखूं तो एरिया कवर डिवाइड बाय टाइम, है ना। एरिया आप कितना कवर करेंगे, तो हाफ आर वी डी टी, आर प्लस, बच्चे मैं सीधे सीधे आपको एरियल वेलोसिटी की वैल्यू लिखा देता हूँ। ये एंगुलर मोमेंटम डिवाइड बाय 2m आती है ना। डेरिवेशन पे मैं नहीं जा रहा हूँ। प्लैनेट्स के केस में क्या होता है, प्लैनेट्स का जो फोर्स होता है उसका बड़ा प्यारा नाम दिया जाता है, इट इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स की खास बात क्या होती है, प्लैनेट कहीं भी होगा, फोर्स तो हमेशा सेंटर से ही पास करेगा। ये सेंट्रल फोर्स आ गया। जितने भी सेंट्रल फोर्स होते हैं उनमें टॉर्क की वैल्यू क्या होगी बच्चे, अबाउट सेंटर पॉइंट 0 होगी। तो टॉर्क अबाउट सन 0 होगा, क्योंकि फोर्स हमेशा सन से ही पास करेगा। फोर्स हमेशा सन से पास करेगा, टॉर्क 0 होगा, तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट। तो एरियल वेलोसिटी होती है एंगुलर मोमेंटम डिवाइड बाय 2m। तो अगर एरियल वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही है, एंगुलर मोमेंटम नहीं चेंज हो रहा है, तो एरियल वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी, है ना। इज दिस क्लियर। एक छोटा सा क्वेश्चन बच्चे अगर मैं दूं आपको, ये आपने बेटा अर्थ लिया यहाँ पर, है ना। अर्थ में पता लगा कि सर अर्थ यहां से यहां तक आने में ए बी सी और ए डी सी, ए बी सी कवर करने बेटा अर्थ कितने टाइम लेती है बच्चे, आपको दिया गया 178 डेज। और सी से डी ए होते हुए जाने में जो उसका टाइम आता है, 365 में से सब्ट्रैक्ट कर दो जरा, देखो क्या वैल्यू आती है। तो 365 माइनस 178, ये आपको 187 डेज आ गया। डन। अगर आपका 178 डेज में एबीसी कवर कर दिया और सी डी ए, समझ रहे ना, यहां से यहां तक आने में बच्चे 178 डेज लेते हैं, और यहां से आने में टाइम कितना लेता है, 187 डेज। तो बताइए अर्थ की एसेंट्रिसिटी क्या होगी। क्लियर। आप अच्छे से देखो बच्चे, यहाँ पे सन है, सन को ज्वाइन करने वाली लाइन कितना एरिया कवर करेगी। क्या आप बच्चों को साफ साफ ये एरिया दिख रहा है, अगर मैं बनाऊं बेटा यहाँ पर, ये एरिया दिखेगा, सी डी ए वाला एरिया, जो आपका पोजीशन वेक्टर होगा वो ये एरिया बेटा कवर करेगा। क्लियर। तो 180 एरिया कवर करते हैं, तो ये एरिया कुछ तो होगा ना। हाँ सर होगा। इस एरिया को बच्चे अगर मैं A1 लिख दूं, तो मेरी एरियल वेलोसिटी इस पीरियड के लिए कितनी हो जाएगी, A1/87। जो दूसरा वाला एरिया बच्चे देखिएगा, अगर मैं उसका कलर चेंज करूं तो ये बच्चे इस तरीके से आया। क्लियर। ये एरिया बच्चे कितना आ गया, तो आपने बोला A2 आ गया। तो ये वैल्यू बेटा आपके पास आ गई A2 डिवाइड बाय, A2 एरिया कवर करने में, यहां से यहां तक आने में आपने कितना एरिया कवर किया, A2, है ना। ये जो स्विप करेगा, ये जितना स्विप करता जाएगा ये तो होगा ना, और इधर ये इतना स्विप करेगा ना। तो A2 डिवाइड बाय कितना आएगा, 178। अब सर इसको हम कैसे सॉल्व करें। अरे बच्चे ये ध्यान से देखो, ये A हुआ ना, ये B हुआ, एलिप्स में ये एरिया बच्चे पाई AB/4 होता है ना। पाई आर इसका पूरा होता है पाई AB, तो पाई AB/4। तो A1 एरिया बच्चे बताओ कितना होगा, पाई AB/4 के 2 टुकड़े हैं, और ये कितना होगा, तो ये सर आपने तो बताया था A ही होगा, तो ये हाफ AE इंटू B के 2 टुकड़े आएंगे। तो आंसर बच्चे बताओ AB का कितना हो गया, A1 एरिया पाई AB/2 प्लस AEB। और अगर A2 को पूछे तो बड़ी समझदारी से कह दोगे सर A2 में ये वाले में से इतना एरिया सब्ट्रैक्ट करना है। A2 कितना हो जाएगा, पाई AB/2 हाफ एलिप्स में से ट्राइंगल वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो A1 कितना आ गया बच्चे,
पाई ए बी बाई 2 प्लस ए ई बी डिवाइड बाई 187 और A2 कितना हो गया पाई ए बी बाई 2 माइनस ए ई बी डिवाइड बाई 178। ए बी तो बच्चे आपको ऐसे नहीं अच्छा लग रहा है, अब बात समझ में आ गई है। पाई बाई 2 कितना होता है 1.57 प्लस ई डिवाइड बाई 187 इज इक्वल टू 1.57 माइनस ई डिवाइड बाई 178। क्या यहाँ से आप एसेंट्रिसिटी की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं? यस डन। तो बच्चे मैंने थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ मिलके सब चीजों को मिक्स करके मैंने आपको जो की पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे दिए हैं। अगर आप इस पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और फिर से मैं बोलूंगा एस ईयर में आप लगाते हो तो प्रीवियस ईयर के एस ईयर में लगाने से आपका रिवीजन होता है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने से आपकी ग्रेप बनती है कि हाँ भाई दिस इज माई स्ट्रेंथ की भाई हाँ मैं इतना कर पा रहा हूँ, है ना। ये क्लियर है पॉइंट? यशवीर, यश, यस सर। श्रेय, दिव्य, थोड़ा है क्योंकि टाइम की लिमिटेशन है ना। तो मैंने एक गिवन टाइम में आपको सारे पॉइंट जितने की पॉइंट्स से दिए हैं और आई थिंक ये सफिशिएंट है। अगर आप इसको प्रॉपर्ली लगाओगे तो ग्रेविटेशन क्वेश्चन आप कर पाएंगे, डन है। एनी डाउट? स्टार सिस्टम what is asking about binary star system? You can cover it. बाइनरी स्टार सिस्टम में कुछ नया नहीं है ना। बाइनरी बना लो, टर्शरी बना लो, कैसा भी तुम बना लो, डजंट मैटर। मान लेते चलो उसको भी कवर करें अगर हम लोग, तो उसका रटा नहीं मानना, मुद्दे की बात समझना अच्छे से क्या हुआ। एक स्टार लिया बच्चे आपने, एक स्टार यहाँ पे लिया। मैं फॉर एग्जाम्पल ऐसा मान लेता हूँ ये M का था और ये 2M का था, है ना, दो स्टार्स। सबको क्लियर है बेटा? इनको ज्वाइन करने वाली एक लाइन होगी, अपने यहाँ पे एक लाइन ज्वाइन करी, थोड़ा सा इसको थिन ले लो ऐसे, ये आपने ज्वाइन किया और सेंटर मास को पूछे कहाँ पर होगा, तो सेंटर मास बड़े वाले स्टार के पास होगा बच्चे। कितनी डिस्टेंस पर होगा? तो इस डिस्टेंस को बच्चे में क्या लिख सकता हूँ r/3 और ये डिस्टेंस कितनी होगी 2r/3। अब होता क्या है बच्चे, ये दोनों बॉडी एक दूसरे को पुल करते हैं, है ना। जब ये इसको पुल कर रहा होगा तो इसका फोर्स कुछ F होगा, इसका फोर्स भी कुछ F होगा, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट सेम लाइन में लगने वाले फोर्स होगा। अब अगर तुम सोचो तुम इन्हें छोड़ दोगे तो ये अंदर आ जाएंगे, नहीं सर। ये बाइनरी स्टार जब कभी बने थे पास्ट में, तो एट द मोमेंट ऑफ ज्वाइनिंग एक दूसरे से बात करते से बेटा उन्होंने डिसाइड कर लिया था तू ऐसे घूमना और तू ऐसे घूमना। जब ये घूमेंगे तो इनके पाथ बेटा आपको दिखेंगे ना, देखा जाए पाथ कैसा होगा। तो ये जो आपने स्टार लिया बच्चे, ये इसका पाथ देखें, ये आ गया, ओके ऐसा। और दूसरे के लिए बेटा अगर देखे तो मेरी बात समझना अच्छे से, वो से ऐसा आ गया, है ना, क्लियर। तो अब क्या होगा बच्चे, ये जो अंदर वाला पार्टिकल होगा ये ऐसे घूमता हुआ जा रहा होगा ऐसा, ठीक है ना। किसी पॉइंट पर अगर ये यहाँ पर है तो वो जो बाहर वाले भाई साहब हैं वो ऐसे डायमेट्रिकली अपोजिट आएंगे। कभी अगर कोई पूछे डायमेट्रिकली अपोजिट पोजीशन पे क्या आएंगे, सर ये ऐसे आएंगे, या उस समय इसकी वेलोसिटी इस साइड और इसकी वेलोसिटी इस साइड होगी, है ना। नाउ कम टू द पॉइंट। मेन पॉइंट क्या है कि सर इनको स्पीड कितनी दें, तो कॉन्सेप्ट तो वही लगाना पड़ेगा ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बैलेंस कराओ। तो फोर्स आएगा Gm इंटू 2m डिवाइड बाय r स्क्वायर, दिख रहा है, और 2m पे mv0 स्क्वायर बाय r/3। ये पॉइंट समझ में आता है? I am balancing the gravitational force between these two by centrifugal force of this about center of mass. तो 2mv0 square r/3 क्लियर है। Can you find the orbital speed from this point? ऑर्बिटल स्पीड दोनों की सेम होगी डिफरेंट होगी? ऑब्वियसली डिफरेंट होगी, है ना।
एक को छोटे में चलना है, एक को बड़े में चलना है। दूसरे वाले के लिए सॉल्व कर सकते हो फॉर दिस यश, Yes, gm sir. into m divided by r square. This point is clear ना? Yes, sir. Let's say speed is this v1, तो m v1 square divided by 2r by 3. Done? So this is it's the replica. बस ये होगा दोनों का ओमेगा क्या होगा, सेम होगा। ओमेगा क्यों सेम होगा, जितनी देर में ये अपना मोशन कंप्लीट कर सेम टाइम में उसे भी कंप्लीट करना होगा, तो ओमेगा सेम होगा, टाइम पीरियड सेम होगा, है ना। फोर्सेस डिफरेंट हो गए और स्पीड डिफरेंट होगी। और एक चीज और है, जो स्पीड होगी वो r1 ओमेगा इक्वल टू r2 ओमेगा, सॉरी एक की स्पीड r1 ओमेगा आएगी और दूसरे की स्पीड r2 ओमेगा आएगी। तो स्पीड किस रेशियो में आएगा वो भी साफ साफ क्लियर है ना। r1 बाय r2 करके आप सॉल्व कर लोगे चीज को। डन है? बाइनरी स्टार इज क्लियर? यस, एनी अदर पॉइंट? हाँ, नोट्स बेटा मैं सेंड कर दूंगा आपको। ओके, नोट्स चैट पे नहीं भेजने का ऑप्शन होता है, नहीं तो मैं सेंड कर देता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता है क्या तरीका होता है, पर आपको ग्रुप में मिल जाएंगे नोट्स, ठीक है। ओके, तो वी हैव कवर्ड ग्रेविटेशन टुडे। नेक्स्ट जो हम ऐसे लेक्चर रखेंगे उसमें इलास्टिसिटी, तो आपका एक तरीके से सेकंड बुक का डिस्कशन काफी कुछ कवर हो जाएगा। ओके, चलिए, बाय बाय।